नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। खबर सिर्फ खबर नहीं होती, कुछ खबरें खबरदार करती हैं तो कुछ खबरें हमें तैयार भी करती हैं। कई खबरें सुनने में छोटी तो लगती हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी कई दफा काफी लंबी होती है। हर खबर का अपना एक रंग होता है और हर खबर में अपना कलेवर होता है। हर खबर में होती है कुछ गहराई, और इसी गहराई को मापने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर 9 PM स्पेशल। शुरुआत करते हैं जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे संदेश खाली के शत्रु शेख की, उस शेख की शेखी बगाड़ती उस तस्वीर की जो हमें यह बताती है कि जब अपराधी का राजनीतिकरण होता है तब सबसे भयावह तस्वीर सामने आती है। एक अपराधी कैसे पूरे सिस्टम को गिरफ्तार करता है और उसकी हंसी बताती है कि जीतने वाली अपनी जीत का जश्न ना ही मनाए तो ठीक है। इसके बाद बात होगी देश में घटते किसानों की, उन किसानों की जो सरकार से खुद के लिए कोई लाभ नहीं ले पाते। MSP, सब्सिडी सब दूसरे किसान ले जाते हैं और इनके हिस्से बचता है तो सिर्फ कर्ज। इन किसानों की समस्या के साथ समाधान पर बात करें, साथ ही देश में क्रांति के लिए खाली पड़े एक स्पेस की भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल वॉर रूम से आज एक ऐसी खबर सामने आई जो नेटो देशों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद अग्रेसिव अंदाज में परमाणु युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। बात उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में देवदूत बने उन रैट माइनर्स की भी होगी जिन्होंने कुछ महीने पहले 41 मजदूरों को मौत के मुंह से बचाया था। लेकिन आज उन्हीं रैट माइनर्स की टीम के एक सदस्य के घर पर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की इसी वाक्य के साथ। भाषाओं की बेड़ियों को तोड़ता हुआ संदेश खाली दिल्ली में शोर कर रहा है और इस शोर के पीछे सियासत का पूरा जोर नजर आता है। पश्चिम बंगाल में तो मानो राजनीति ही संदेश खाली के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वहां से आती दो तस्वीरें सुकून भी देती हैं, तो साथ ही चिंता भी बढ़ा देती है। पहले आपको सुकून देने वाली तस्वीर दिखा देते हैं। संदेश खाली में मिठाइयां बंट रही हैं। संदेश खाली में उत्सव का माहौल है। संदेश खाली में लोग कानून को सलाम कर रहे हैं। तो वहीं जिन लोगों ने संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की, उसका भी गांव में सम्मान किया जा रहा है। यह है एक तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों को अपने साथ रखिएगा। यह सवाल है कि क्या संदेश खाली की महिलाओं को सच में न्याय मिल गया है? संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसका मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या यह न्याय की लड़ाई खत्म हो चुकी है? आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। यह शाहजहां शेख है, संदेश खाली का मेन विलन। आरोप है कि इसने महिलाओं के साथ रेप किया, उसकी जमीनों पर कब्जा किया। हर तरह की क्रूरता वाला काम इसी शख्स ने किया। लेकिन जब यह न्यायालय की चौखट पर पहुंचता है तो पुलिस इसे पकड़ कर लाई है या फिर पुलिस इसकी सेवा में आई है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि शाहजहां शेख को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है या एक आरोपी को पकड़कर कोर्ट में लाया जा रहा है। कहते हैं कि तस्वीरों में लाखों करोड़ों शब्द छिपे होते हैं। इस तस्वीर में भी शब्द छिपे हैं। इस तस्वीर में शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज उसकी हनक का दीदार कराती है। लेकिन यहां पर शाहजहां की एक ऑनेस्टी दिखती है कि इतने टीवी कैमरे होने के बाद भी उसने कोई एक्टिंग नहीं की। फुल माफिया स्टाइल में कोर्ट पहुंचा। पुलिस उसके बॉडीगार्ड की तरह पीछे पीछे चलती रही। कोर्ट पहुंचने पर जज ने भी यह कह दिया, आपका तो कब से इंतजार था। आपने कहा, आप कहां थे जब वकील ने कहा कि जमानत दे दीजिए? इस पर जज ने सीधे कहा कि रुकिए, अभी तो मामला 10 सालों तक खिंचेगा, केस बहुत है। बहरहाल शाहजहां शेख की आज कोर्ट से आई तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज में
सरकार के लिए शर्मनाक है। अंग्रेजी में कहते हैं शेमफुल ये तस्वीरें हैं। ये टीएमसी नेता और संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 55 दिन से फरार चल रहा था। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर इनके समर्थकों ने हमला कर दिया था। शाहजहां शेख पर कुल 43 मामले भी दर्ज हैं और आज इसे उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तो हो गई शाहजहां शेख की बात और अब आपको संदेश खाली की पूरी क्रोनोलॉजी समझा देती और शुरुआत कब से हुई, तारीख आपके सामने। 5 जनवरी टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए गई ईडी टीम पर हमला हो जाता है। 8 फरवरी को शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ महिलाओं का प्रोटेस्ट शुरू होता है। 9 फरवरी को प्रदर्शन हिंसक हुआ। महिलाओं ने शाहजहां शेख समर्थक के पोल्ट्री फार्म को जला दिया। 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया, महिलाओं से मुलाकात की और 15 फरवरी को विधानसभा में इस पर हंगामा हुआ। सीएम ममता बोली अन्याय नहीं होने दूंगी। और आज जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई तब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी उसे सीबीआई ईडी से बचाने के लिए की गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी भी शाहजहां शेख के पीछे लगी हुई है। कोर्ट से फटकार लगाते ही बंगाल पुलिस के हत्थे शाहजहां शेख कैसे चढ़ गया? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होते ही टीएमसी ने उसे सस्पेंड भी कर दिया। मतलब इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी अभी तक टीएमसी किस रणनीति पर काम कर रही थी? इतने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद भी शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा क्यों लगता है कि उसे किसी बात का डर नहीं है? वो कौन सा पावर गेम है जिसका वो हिस्सा बना हुआ है? इसी बीच नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। काल पिछले नाइट 12 बजे, ये बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट किया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तब हुई है जब हाईकोर्ट का पूरा दबाव आया और हाईकोर्ट के दबाव के 2 दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टीएमसी की सौजन्य से 55 दिन उसको नहीं पकड़ा गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये टीएमसी की लीडर है, ये टीएमसी की संरक्षण में रहा है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. तो ये थी खबर और उस खबर के पीछे छिपे आपके सवाल। लेकिन इस खबर के पीछे का क्रक्स ये है कि आखिर कैसे इन पॉलिटिकल गुंडों का जन्म होता है। ये जान लेना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि क्राइम नेवर डाइज, इट जस्ट चेंजेस इट्स फेसेस। यानी कि गुनाह कभी मरता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे बदलता रहता है। ऐसे में इस पॉलिटिक्स की एक मॉडस ऑपरेंडी की जड़ तक जाना जरूरी है, यानी कि आपका जागरूक होना जरूरी है। हम अगर शाहजहां शेख की बात करें तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि शाहजहां शेख की कहानी एक मोलेस्टर, एक अपराधी तक पहुंची कैसे? स्थानीय सूत्र ये बताते हैं कि वो सालों पहले बांग्लादेश को लांग कर भारत आया और यहां पर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करने लगा। इन कामों के अलावा उसने नाव और इसके साथ ही सवारी गाड़ी भी चलाई। ऐसे कुछ सालों तक चलता रहा। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो वक्त था जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने शीर्ष पर थी। लोग ये बताते हैं कि साल 2002 में शेख ने ईंट भट्टों के मजदूरों का एक यूनियन बनाया और उस यूनियन का नेता बना तो माकपा की नजर में आ गया। साल 2004 में शाहजहां ने माकपा की सदस्यता भी ले ली। आरोप यह है कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही
शाहजहां लगभग बेलगाम हो गया। उसने यहां के लोगों के खेतों और उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो यहां के लोगों से उनके उपजाऊ खेत को लीज पर लेता, उसमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने के लिए तालाब बना देता, और असली शामत उन किसानों की आती जो उसे खेत देने से मना करते थे। ऐसे मौकों पर शाहजहां अपना असल हथियार इस्तेमाल में लाता, जो था खारा पानी। इस इलाके का पानी समुद्र के नजदीक होने की वजह से खारा होता है, और अगर खेतों में पड़ जाए तो जमीन की उपज मर जाती है। लेकिन इस पानी की एक खासियत भी थी कि इसमें पाली जाने वाली मछलियां और झींगे अच्छी क्वालिटी के होते और बेहतर पैसा भी देते थे। वहां पर कहावत भी प्रचलित है, नून जले सोना फले, यानी कि खारे पानी में सोना उगता है। शाहजहां शेख खारे पानी के इसी गुण का इस्तेमाल करता। खेत लीज पर देने से मना करने वाले किसानों के खेत रातों रात खोद दिए जाते और उसमें पंप से इलाके का खारा पानी भर दिया जाता। खेत की उपज खत्म हो जाती और फिर किसान को हार कर उसे तालाब के तौर पर शाहजहां को देना पड़ता। किसानों को जमीन की एवज में हर महीने कुछ पैसे का वादा किया जाता। साल 2 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद शाहजहां शेख ने पैसा देना बंद कर दिया। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस मछली पालन और तमाम कामों में होने वाली कमाई सत्ताधारी पार्टी से भी साझा की जाती थी। ये सब लेफ्ट के शासनकाल में हो रहा था। लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति एक करवट भी ले रही थी। साल 2006 से लेकर 2008 तक ममता बनर्जी की सरपरस्ती में 2 बड़े प्रोटेस्ट हुए। साल 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथ की 34 साल की सत्ता को खत्म करके बंगाल में सरकार बनाई। शाहजहां ने भी हवा के साथ बहना जरूरी समझा और साल 2012 में टीएमसी के साथ जुड़ गया। अब तक जो काम वो लेफ्ट की सरकार के अधीन कर रहा था, अब वही काम वो तृणमूल की सरकार के अधीन करने लगा। आरोप यह है कि शाहजहां पार्टी के 2 बड़े नेताओं के जरिए पैसे को ऊपर तक पहुंचाता था। खबर यह बताती है कि उसने पंचायत चुनाव में बिजनेस को अपनी कमाई का जरिया बताया था और यह कहा था कि उसकी कमाई लगभग 20 लाख रुपए सालाना है। लेकिन इस कमाई के साथ उसकी जो संपत्ति थी, उसको लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। एक खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के आसपास के गहने और लगभग 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि ये भी कम है, इससे बहुत ज्यादा पैसा उसके पास मौजूद है। इस कमाई में 2 लोगों ने उसकी बेइंतहा मदद की, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। ये लोग उसके स्थानीय गुर्गे की तरह काम करते। एक समय तक गांव-गांव जाने वाला शाहजहां अब चिंता मुक्त था। हाजरा और इसके साथी सरदार घूम घूम कर इन्हीं खेतों पर कब्जा करते और फिर तालाब बनाकर पैसा उगाही करते और शाहजहां की तर्ज पर ही स्थानीय किसानों और उनके घर वालों को प्रताड़ित भी करते। इतना सब होने के बाद भी जब शाहजहां के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तब उसने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसके लोगों ने संदेश खाली की स्थानीय औरतों को पार्टी ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। कभी कुछ खाना बनवाना हो या कभी कोई काम करवाना हो तो उन्हीं महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुलाया जाता। महिलाओं के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उनके पति की जमीनों पर इन्हीं लोगों का कब्जा था। महिलाओं के पास विकल्प इसीलिए भी नहीं था क्योंकि वो मना करती तो ये लोग उसके घर चले जाते और मारना पीटना शुरू कर देते। इस मामले में ऐसे भी इल्जाम सुनने को मिले कि कई बार स्थानीय लोगों को बैठाकर उनके सामने गांव वालों को मारा जाता, और ऐसा बस इसीलिए ताकि गांव में भय का माहौल बना रहे और इनकी ठसक बनी रहे। इसी क्रम में लड़कियों का यौन शोषण शुरू होता है। बाकायदा सुंदर लड़कियों की शिनाख्त की जाती, यानी कि उनको चिन्हित किया जाता और फिर पार्टी ऑफिस बुलाकर उनसे मनोरंजन करने के लिए कहा जाता। फिर शुरू होता बलात्कार। और ऐसे में पुलिस क्या करती रही? आरोप यह है कि पुलिस अपने मुंह को सिल कर बैठी थी। पुलिस को चुप रहने की हिदायत देकर इस मामले को लगातार बंद करती रही, ठंडे बस्ते में डालती रही। कई स्थानीय पत्रकारों का यह कहना है
कि शाहजहां शेख जो आज कर रहा है उससे पहले ये काम लेफ्ट से जुड़े हुए गुंडे और गिरोहबाज ईसा लश्कर और मजीद मास्टर करते थे। शाहजहां शेख इसी कड़ी में बस एक और नाम है और इस तरीके की गुंडागर्दी सुंदरवन के इलाके में आम है। अगर आप सुंदरवन के इलाके में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई शाहजहां शेख देखने को मिलेंगे और ये सब 90 के दशक में शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने झींगा पालन को बढ़ावा दिया। ये इस इलाके के लिए वरदान की तरह था क्योंकि फैक्ट्री ऑफिस की अनुपस्थिति वाले इलाके को झींगे में ज्यादा कमाई दिखती थी और यहाँ के खारे पानी की वजह से झींगा पालना ज्यादा आसान था, इसीलिए किसान उस ओर घूमे। लेकिन शाहजहां शेख जैसे लोग बीच में अपना कट लेने के लिए बैठे थे। उन्होंने किसानों की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया और इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों को प्रताड़ित किया गया। उनके घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना की यह कहानी बलात्कार तक जा पहुंची और ये पूरी कहानी उसी एक बात को एस्टैब्लिश करती है जो मैंने इस स्टोरी के मिडिल में कही कि गुनाह कभी मरता नहीं है, लेकिन हर बार वो अपनी शक्लें बदलता रहता है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर जो खबरदार करती है। आप जरा एक बात सोचिए कि अगर देश में किसान ही ना हो तब क्या होगा? अगर देश में खेती करने वाले लोग ही ना बचें तब क्या होगा? ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि देश में तेजी के साथ किसान खेती को छोड़ रहे हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि हिस्सेदारी 1991 में 28% से घटकर 2022 तक 17% हो गई है और इसकी वजह है देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज के क्षेत्र में होता हुआ विस्तार। हालांकि अभी भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल है। भारत में कृषि का शेयर समझने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक का एक डेटा जरूर देख देना चाहिए जो कि किसानों की एक्चुअल स्टेट खेती किसानी को लेकर क्या है ये बताती है। ये इस वक्त मेरे सामने मैप है जिसमें अलग अलग देशों में खेती किसानी का परसेंटेज क्या है ये बताता है। जैसे कि कजाकिस्तान में 13%, ईरान में 15%, पाकिस्तान में 36%, चाइना में 23%, बांग्लादेश में 37% और श्रीलंका में 26% है। और जहां पर आपको ये येलो पार्ट नजर आएगा ये 60% के ऊपर है जिसमें 61% है। लेकिन भारत के लिए है ये 43%। ये है भारत और यहां पर 43% ये ग्रीन जोन में, यानी कि जो आपको पर्पल नजर आएगा वो 20% के आसपास है, जो आपको ग्रीन नजर आएगा वो 40% के करीब है और जो आपको येलो ग्रीन स्टोन में नजर आएगा वो 60% के ऊपर है। इसी तरीके से इधर आप आ जाइए, ये लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया, जैसे लाओस में 70% है जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन भारत में 43% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के लिए जो आंकड़ा है वो आपने बहरहाल देख ही लिया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खेती किसानी का मैप देखकर आप ये समझेंगे 43% बाकी देशों के कंपैरिजन में आपको ये बढ़िया नजर आएगा, यानी कि ज्यादा नजर आएगा। लेकिन असल मायने में जो खेती किसानी भारत में 1991 के दौर में हुआ करती थी वो घटी है, वो बदली है और ये है जारी किया गया डेटा वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसमें शेयर ऑफ वर्कर्स इन फार्मिंग इस वक्त आपके सामने नजर आता है। जाहिर बात है कि थोड़ी चिंता इसको लेकर होती है। थोड़ा सा और इसको करीब समझने के लिए आपको एक और डेटा मैं दिखा देती हूँ। और ये डेटा क्या दिखाता है कि भारत में कितने लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसमें आप अगर कलर वाइज देखेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े होने वाले आपको इस ब्लू कलर के बाइफर्केशन के साथ नजर आएंगे। जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो आपको ऑरेंज कलर के परसेंटेज के साथ बाइफर्केशन में नजर आएंगे और इसके साथ जो रेड कलर में हैं वो सर्विसेज के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे कि अगर आप पूरी दुनिया की बात करेंगे 1991 और 2022 का कंपैरिजन आप देखिए। 1991 में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे, उनकी संख्या थी 43% की, लेकिन 2022 में यह घटकर 26% की रह गई। इसके साथ 1991 और 2022 में भारत का कंपैरिजन देखिए, जो 63% हुआ करता था वो 43% का हो चुका है। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरे दुनिया में 1991 में जो 21% हुआ करता था वो बढ़ा
कितना हुआ? 24% हुआ। लेकिन भारत में जो 15% इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हुआ करता था वो बढ़कर हो गया 26% का। अब इसके बाद आगे आ जाइए, सर्विस सेक्टर कैसा उछाल दर्ज कर रहा है ये आप समझिए। पूरे वर्ल्ड वाइड 35% 1991 में 1991 में ये परसेंटेज था और 2022 में बढ़कर ये हो गया 50%, यानी कि सर्विस सेक्टर से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। और वहीं भारत में जो 22% था वो बढ़कर 31% का हो गया है। ये कंपैरिजन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं ये हमने आपको दिखा दिया। ये तो हो गई है खबर। अब इस खबर का क्रक्स भी आपको मुझे समझाना जरूरी है। आप इसको ऐसे समझिए कि 2021 के किसान आंदोलन और अभी जो किसान कहीं पर यह आंदोलन जो देखने को मिलता है उसको लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि ये किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कैसे आते हैं, इनके पास खाने के लिए बढ़िया पिज्जा बर्गर आखिर कैसे होता है, ये किसान आईफोन ऑपरेट करते हैं, ये कैसे किसान है? क्योंकि अमूमन किसानों को हमने तो खेती में भरी धूप में हल चलाते, हल जोतते, ठंड का मौसम हो, रात हो, गर्मी हो, बारिश हो, छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाते हुए, ऐसी ही तस्वीर आपके जहन में किसानों की बनती हो। लेकिन किसानों में भी दो किसान और दो तरीके की किस्म है। अब इससे आपको ऐसे आप समझना होगा कि एक है किसान जमीन वाले और दूसरे किसान है खेतीहर मजदूर। अब इस नाम से ही आपको यह फर्क समझ आ जाएगा। दरअसल सरकार खेती करने के लिए लगभग हर चीज में सब्सिडी देती है। मसलन ये कि बिजली, पानी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और जो कृषि उपकरण होते हैं, इन्हीं सभी चीजों पर सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से। इसके साथ ही किसानों को अपनी आय में से कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। मतलब यह कि किसान अपनी जमीन से जो कमाते हैं उसमें सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उन्हें सरकार को कुछ नहीं देना होता है। यही है किसानी खेती को बढ़ावा देने का सरकार का एक तरीका। बाकी क्षेत्रों में किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सरकार को आय में से टैक्स देना होता है। ये सब बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसानों की तो सारी की सारी उंगलियां घी में है। लेकिन जरा सा ठहरिए, अब बात करते हैं खेतीहर किसान की, जिसे हम खेतीहर मजदूर भी मान सकते हैं। यहां पर जमीन तो किसी और की होती है, लेकिन उस पर काम करता है एक मजदूर जो खुद को किसान कहता है। खेतीहर किसान को किसी भी तरीके की सब्सिडी का फायदा नहीं होता है। खेतीहर किसान की कुल आय ही इतनी होती है कि वो अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी खिला सके तो वो बहुत है। हमारे देश में खेतीहर किसानों की संख्या जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट डेटा तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि खेतीहर किसानों की संख्या ज्यादा है। खेतीहर किसानों के साथ एक समस्या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी है। मतलब ये कि उन्हें लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही परिवार के 4 लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं, जहां पर जरूरत सिर्फ एक या फिर 2 व्यक्ति की होती है। मेहनताना भी आपस में बढ़ जाता है और यही वो किसान है जो पीड़ित है, यानी कि पूरी मेहनत के साथ काम करने के बावजूद आज तक ये गरीबी में जी रहे हैं। बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है, मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता और उन्हें कर्जे में जीना पड़ता है। आजादी के इतने साल बाद भी आज तक हम खेतीहर किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके। जमींदार किसानों को तो सरकार की मदद हमेशा से मिलती रही, लेकिन खेतीहर किसानों और जमींदार किसानों में अंतर ना समझ पाना हमारी सबसे बड़ी भूल हुई है। आज की हकीकत यह कहती है कि भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और खेती के लिए वही काम करे जिसे आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका ने किया था। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था तक का सफर अमेरिका ने बहुत तेजी के साथ तय किया था। अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ा है और इसका एक असर यह भी हुआ कि दक्षिणी राज्यों के दसियों लाख अश्वेत खेत मजदूर उत्तरी राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए।
यह इतिहास के बड़े सामूहिक पलायन का एक उदाहरण है। शहरों में आने से इन अश्वेत लोगों की जिंदगी बेहतर हुई और भेदभाव भी कम हुआ। चीन ने भी यही काम कुछ दशकों पहले किया। इन आंकड़ों से हम ये सीख सकते हैं कि खेतीहर किसान अगर खेती छोड़ रहे हैं तो ये उनके जीवन के लिए बेहतर साबित भी हो सकता है। साथ ही जमींदार किसानों को अब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है। भारत को आज की तारीख में एक और क्रांति की जरूरत है, एक और हरित क्रांति की, यानी कि इट्स टाइम फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इसी के साथ अगली खबर, और अगली खबर उसके लिए पिछले साल नवंबर के महीने में आपको ले जाना होगा। कुछ तस्वीरें भारत 24 ने दिखाई थी और उस खबर पर लगातार नजर बैठाए हम बैठे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू आपको जरूर याद होगा। 41 मजदूरों की सांसें अटकी हुई थी। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर भले ही 41 मजदूर फंसे थे, लेकिन सांसें 140 करोड़ धड़कनों की अटकी हुई थी। 17 दिन के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत की खबर आई और एक एक करके सभी मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कोई अगर हीरो था तो वो थे रैट माइनर्स, जिनकी बहादुरी से और बिना जान की परवाह किए उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उन्हीं रैट माइनर्स टीम के एक सदस्य के घर पर बुलडोजर चला। उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दरअसल डीडीए ने अपने डेमोलिशन ड्राइव के तहत खजूरी खास इलाके में कई घरों को ढहा दिया और इसमें उत्तरकाशी में मजदूरों की जान बचाने वाले एक रैट माइनर का भी घर था। रैट माइनर दल के सदस्य वकील हसन का आरोप यह है कि डीडीए ने सोनिया विहार स्थित उनके घर को बुलडोजर चढ़ाकर ढहा दिया। उन्होंने और उनके जो साथी थे मुन्ना कुरैशी जब डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस दोनों को खजूरी थाने लेकर चली गई। आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें रात 8 बजे तक थाने में बैठाकर रखा, उसके बाद छोड़ा और यहां तक कि उनकी पत्नी और बच्चों को भी थाने में पकड़कर ले आई। तब तक उनका पूरा का पूरा मकान ध्वस्त किया जा चुका था। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब डीडीए के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनका आरोप यह है कि पुलिस और डीडीए के कर्मचारियों ने पहले जबरदस्ती उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और इसके बाद घर का सामान बाहर निकालकर उनके मकान को तोड़ दिया। वकील हसन पूरे परिवार के साथ टूटे मकान के बाहर ही अनशन पर बैठ गए। उनका आशियाना जो उजड़ चुका था। बताया जा रहा है कि साल 2012 से सोनिया विहार स्थित 74 वर्ग गज मकान में वकील हसन अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस मकान की रजिस्ट्री 1982 की है। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। और मैंने इनसे बोला कि आप किस वजह से और किस बेस पे, क्या मतलब आपके पास क्या चीज़ है जो आप इसे तोड़ने के लिए आए हैं। तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। मुझे पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया। मुझे पुलिस स्टेशन में पैक कर दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्ना भी थे, उन्हें भी वहाँ पर मतलब रखा 8 बजे तक। और मेरी जो लड़की है माइनर है, वो भी, उसे भी वहाँ रखा। मेरी बीवी है, उसको भी वहाँ रखा उन लोगों ने। इस पूरे मामले पर हल्ला मचने के बाद डीडीए ने अपनी सफाई पेश कर दी। डीडीए ने यह कह दिया कि 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान खजूरी खास गांव में खसरा नंबर 247/1 में से अपने 3 भूमि पार्सल को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। फिर 2017 में डीडीए ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि वकील और गोयल नाम के व्यक्तियों ने फिर से 3 जमीनों में से 2 पर अतिक्रमण कर लिया है और इस गंभीर उल्लंघन की पुलिस को सूचना दी गई और इसी वजह से डीडीए ने जून 2018 के लिए निर्धारित अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ के लिए 28 फरवरी को एक अभियान चलाया गया और इस दौरान रैट माइनर वकील हसन के परिवार को सूचित कर दिया गया। डीडीए का कहना है कि अभियान से पहले उन्हें उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर वकील हसन के योगदान की जानकारी नहीं थी।
जब इस बात का पता चला तो डीडीए के अधिकारियों ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए दूसरे आश्रय यानी कि दूसरे घर की व्यवस्था की बात कही। लेकिन वकील हसन ने किसी भी तरीके की मदद लेने से इनकार कर दिया और उसी जगह पर या उसी के आसपास किसी भी स्थान पर एक परमानेंट घर की मांग कर दी। और इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि वकील हसन के परिवार को निश्चित रूप से मुआवजा और एक घर मुहैया कराया जाएगा, ये उनकी तरफ से कह दिया गया। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत रैट माइनर वकील हसन के परिवार को नया घर देगी। तो दूसरी तरफ इस मामले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सियासत चमकाने में जुट गए। एक घर कल टूट गया है, जो रैट माइनर्स थे, जो अपने उत्तराखंड में जो मजदूर फंसे थे उनको निकालने में उन्होंने काम किया था। तो देखिए, आज एलजी महोदय से मैंने वो बात कल ही कह दी थी। वो घर की लीगैलिटी एक अलग बात है, लेकिन उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दिल्ली के ये जो जाबाज माइनर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उन सबको बचाया और तब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्रेडिट के चक्कर में उनके घर आ रहे थे। कल उनका घर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की डीडीए ने गिरा दिया। और सिर्फ उनका घर नहीं, पिछले 1.5 साल में लाखों लोगों को बेघर किया गया है। अब जरा आप सोचिए, मौका मिलते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन ये लोग कैसे भूल गए कि उत्तराखंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई प्रदर्शन, कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, क्योंकि देश को भरोसा था मोदी है तो मुमकिन है। और इसी उम्मीद के साथ पीएम मोदी ने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया और इस मुश्किल भरे रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होते ही न सिर्फ मजदूरों से फोन पर बात की, बल्कि रैट माइनर्स के काम को भी सराहा गया था।